बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ कीमतों में 25% की बढ़ोतरी की है। हालांकि विदेश जाने वाली एयरलाइंस की जो बाजार की कीमतें हैं वही देनी होंगी। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा किया है। पूरी खबर जान लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या कुछ बढ़ोतरी किस मोर्चे पर देखने को मिली है? एटीएफ के दामों को लेकर के आज सुबह से ही कंफ्यूजन था। सुबह सुबह ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट दिया। उसके मुताबिक कंपनियों ने 115% तक कीमतें बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा एक क्लैरिफिकेशन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ये कीमतें सिर्फ चार्टर्ड प्लेन्स के लिए है। उसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके ऊपर एक और क्लैरिफिकेशन जारी किया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ये कीमतें कम से कम 100% बढ़ती है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार ने ये कीमतें सिर्फ 25% तक बढ़ाने का फैसला किया और कई चरणों के अंदर ये कीमतें आगे बढ़ेंगी। लेकिन विदेश जाने वाली एयरलाइंस को इसमें किसी भी तरह की कोई राहत नहीं है। उनके लिए एटीएफ करीबन 104% तक बढ़ाया गया है। उनको जो नया कीमत है उसको चुकाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आज दो और डेवलपमेंट्स हमको स्पेस के अंदर देखने को मिली। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में करीबन 185 रुपये बढ़ाए गए। इसके साथ साथ जो प्रीमियम पेट्रोल और डीजल था उनकी कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सरकार का कहना था कि अभी पेट्रोल के ऊपर करीबन 24 रुपए की अंडर रिकवरी है, जबकि डीजल के ऊपर 104 रुपए की अंडर रिकवरी है। उसके साथ साथ जो घरेलू प्रति सिलेंडर है उसके ऊपर 380 रुपए की अंडर रिकवरी है, जिससे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीबन 44,000 करोड़ रुपए की अंडर रिकवरी अभी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दाम बढ़ाना एकदम सही है। हालांकि अभी जो घरेलू ग्राहक है उनके ऊपर किसी भी तरह का कमर्शियल बोझ जो है अभी नहीं डाला गया है। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग थमने के संकेत मिलने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। इसके लिए ईरान के साथ कोई डील की जरूरत नहीं है। इस बीच भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह करीब 6:30 बजे ट्रंप अमेरिका को संबोधित करेंगे। इधर ईरान के राष्ट्रपति ने भी जंग खत्म करने की पेशकश की है। जंग खत्म को लेकर मिल रहे संकेतों पर तेल अवीव से पूरा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। देखिए, इस्राइल और ईरान के दरमियान युद्ध का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग खत्म होगी और वो ईरान से वापस निकल रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके गोल थे इस्रायली फोर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने ईरान में वो अचीव किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि गोल ये था कि वहाँ की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको रिड्यूस किया जाए, वही उनका गोल था और वो अब अपना जॉब फिनिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान की तरफ से जंग खत्म की जाएगी? और दूसरी तरफ से इस्रायली फोर्सेस लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस कर रहे हैं और वहां पर भी उनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। आज हालांकि 1 अप्रैल है और आज तकरीबन 20 जगहों पे यहां टेल अवीव और इर्द गिर्द हमले हुए, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं और क्लस्टर बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल जिस तरीके का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उस पर सबकी नजरें हैं कि किस तरीके से 2-3 हफ्ते में ये जंग खत्म होगी, क्योंकि बार बार डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं। पहले उन्होंने ये कहा था कि खार्ग आइलैंड पे उनका कब्जा होगा और ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को वो खोल कर ही रख देंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपना दबदबा उस पर कायम रखा तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट वापस लिए और बताया कि जो देश वहां से तेल लेके आते हैं वो देखें। और उसके अलावा उन्होंने काफ़ी नाराज़गी उन नेटो देशों के खिलाफ भी दिखाई जिन्होंने इस युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। और काफ़ी क्राइसिस यूएस में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध शुरू किया गया और जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो इसमें बहुत ज़्यादा सामान लग रहा है और बहुत ज़्यादा तबाही यूएस फोर्सेस के सामान की भी यहाँ पे पूरे वेस्ट एशिया में हुई। कई मुल्कों में जिस तरीके के अटैक्स यूएस बेसिस पे की गई, तो ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बढ़ गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से ये युद्ध खत्म होगा। क्या ये वन साइडेड युद्ध खत्म होगा? क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो तब तक कोई बातचीत नहीं
करेंगे जब तक उनकी कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी। उनकी भी काफ़ी कंडीशंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें अब ईरान के साथ कोई डील करनी नहीं है, यानी बातचीत का कोई सिलसिला शुरू नहीं करना है। तो क्या फिर जिस तरीके से उन्होंने 15 पॉइंट फार्मूला दिया था, क्या उस पर फिर जो ईरान ने कोई भी रजामंदी नहीं जताई, तो क्या उसके बाद ये स्टेटमेंट देने पे मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप? इस पे भी सबकी नजरें हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी कंडीशंस नहीं मानी जाएंगी तब तक वो बातचीत में कहीं पर भी शिरकत नहीं करेंगे। तो फिलहाल युद्ध का सिलसिला अभी जारी है। देखते हैं कि अभी 3 हफ्ते की बात जो की जा रही है, क्या वाकई ये युद्ध हमेशा के लिए 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा? इसके अलावा आपको बता दें, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि यूएस को ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान ने विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि जरूरत पड़ने पर देश 6 महीने के लिए जंग लड़ने को तैयार है। वहीं ईरान ने रीजन में अमेरिकी कंपनियों पर हमला करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। आपको बता दें, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने 18 बड़ी कंपनियों जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा को चेतावनी दी है कि उनके रीजनल ऑफिसर्स को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी समय के मुताबिक आज रात 8 बजे हमले किए जाएंगे। एप्पल, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ HP, इंटेल, IBM और सिस्को जैसी ज़रूरी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली कंपनियों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को नाटो अलायंस से बाहर रखने के लिए वो गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यूके के न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ट्रंप नाटो पर खूब बरसे। नाटो को ट्रंप ने एक बार फिर से पेपर टाइगर बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन भी जानते हैं कि नाटो पेपर टाइगर है। उन्होंने कहा कि नाटो से बाहर जाने का वो मन बना चुके हैं। ट्रंप से पहले यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी नाटो से अमेरिका को बाहर रखे जाने की बात कर चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ युद्ध में नाटो उनका साथ दे, ये भी कहा गया था, लेकिन नाटो ने साफ इनकार कर दिया था। तो ट्रंप ने ईरान युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म करने के संकेत दिए हैं। तो वहीं ईरान ने भी सुलह पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कल भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6 बजे ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। द एंड का होगा ऐलान, जरूर देखिए शाम 7:57। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग के खत्म होने की उम्मीद से बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी में अच्छी बढ़त देखने को मिली और साथ ही अप्रैल सीरीज का शानदार आगाज भी हुआ। मार्केट का पूरा अपडेट दे रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। FY27 की बड़ी शानदार शुरुआत और वित्त वर्ष के पहले दिन मार्केट्स में देखें तो निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त, हालांकि दिन के दौरान थोड़ा सा ऑफ आइस का भी एक्शन नजर आया, लेकिन आज जितना छोटा स्टॉक उतनी बड़ी तेजी। आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखिए, क्या गजब के मूव देखने को मिले। एडवांस और डिक्लाइन ये बता रहे थे कि जहां एक शेयर गिर रहा था उसके सामने 12 शेयर ऐसे थे जहां पर आपको बढ़िया बढ़त देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी के वो स्टॉक्स की जहां पर आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, लेकिन सेक्टर की प्लेट आ गई आपके सामने। आप इंडिया विक्स को देखिए, तकरीबन 3% की गिरावट रही। अब आप डिफेंस बास्केट 5% का मूव है। ऑयल एंड गैस से IT, PSU बैंक्स, फाइनेंशियल्स, FMCG, रियल्टी, सिर्फ फार्मा एक ऐसा स्पेस रहा जहां पर आपको ऑफ आइस के एक्शन नजर आए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की। तो निफ्टी में ट्रेंट, इंटरग्लोब एविएशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस बढ़िया मूव यहां पर नजर आए। और बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर आपको कट नजर आए। तो डॉक्टर रेड्डीज फार्मा अगेन 4% नीचे, HDFC लाइफ है, सिप्ला, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स है। लेकिन साल की शुरुआत आप देखें तो धमाकेदार हुई है। क्रूड से ज्यादा फिलहाल गैस सप्लाई को लेकर चिंता है, ये कहना है मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO सौरभ मुखर्जी का। CNBC आवाज से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल से गैस का प्रॉब्लम मोर सीरियस है क्रूड के प्रॉब्लम। क्रूड में प्रॉब्लम है बट भाव का प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की इशू नहीं है। भारत सरकार ने OMCs ने अच्छा काम किया। अवेलेबिलिटी की क्रूड की दिक्कत उतनी बुरी नहीं है। गैस में दिक्कत काफी जबरदस्त है। मार्च का महीना हमारे काफी सारे इन्वेस्टी कंपनीज का ऑलमोस्ट आधा धंधा बंद हो गया मार्च के महीने में, बिकॉज गैस की उपलब्धि जीरो के आसपास थी सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। सो गैस की उपलब्धि कितनी जल्दी इंप्रूव करती है बहुत अहम है मेरे ख्याल से अप्रैल में जून वाले क्वार्टर के लिए। और वहां पे जो अभी तक मुझे संकेत मिल रहे हैं कि उतना फटाफट गैस की उपलब्धि शायद इंप्रूव ना हो जाए जितना शायद मार्केट उम्मीद में बैठा है।
चलिए बात करते हैं आईपीओ की, जिसे लेकर रिटेल निवेशकों की दीवानगी घटती नजर आ रही है। पिछले साल कई सारे आईपीओ को 100% से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल रहे थे, लेकिन अब रिटेल निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं क्योंकि कई शेयर इशू प्राइस से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं मेरे सहयोगी हरमास फटाकिया। अब आईपीओ, गुड आफ्टरनून। पहले तो आईपीओ का जो साल था वो जितना बड़ा नंबर्स के हिसाब से दिखे उतना ही निराशाजनक रिटर्न्स के हिसाब से भी है। और ये जो पहला जो प्लेट आएगा आपके स्क्रीन्स पर वो इस पूरी कहानी को दर्शाएगा कि वित्त वर्ष 2021 में जो आईपीओज आए थे उसका औसत रिटर्न जो था वो लगभग 200% का था। अब FY26 के ख़त्म होने के बाद वही औसत आईपीओ रिटर्न जो है नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। नेगेटिव 7% के रिटर्न्स इस वित्त वर्ष में FY26 में आपको आईपीओज में देखने मिले थे। ये प्राइम डेटाबेस का डेटा कहता है और यही इस पूरे आईपीओ मार्केट की कहानी है जो एक बज़वर्ड बन गया था पिछले 2-3 सालों से। तो अब FY26 में जो है नेगेटिव 7% के रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं आईपीओज में। अब नंबर्स की बात करते हैं। FY26 में एक और रिकॉर्ड साल था, FY25 तो था ही, FY26 भी रिकॉर्ड साल था। 10% जो है फंड रेजिंग ज़्यादा हुई, लगभग 1,80,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग हुई थी उस FY26 में 10% ज़्यादा। लेकिन अगर अब हम टोटल पब्लिक फंडिंग की बात करें जिसमें इक्विटी भी आ जाती है, डेट भी आ जाती है, वहाँ से जो है डेटा थोड़ा सा खराब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो डेटा है वो 18% नीचे है। ये टोटल पब्लिक इक्विटी फंडिंग है, इसमें इक्विटी और डेट दोनों शामिल है। अब अगर हम बात करें रिटेल आवेदनों की तो यहाँ पर रिटेल की कहानी शुरू होती है। रिटेल जो आवेदन किए गए थे जो FY26 में वो भी FY25 के मुकाबले 23%, लगभग 40% नीचे है। लेकिन उससे पहले आईपीओ औसत की जो डील साइज थी वो भी घटकर 23% घटी है, लगभग 1600 करोड़ की हो चुकी है। ये है रिटेल की कहानी। औसत रिटेल आवेदन 40% नीचे है FY26 में। लगभग 21 लाख आवेदन जो होते थे वो अब गिरकर सिर्फ 13 लाख हो चुके हैं। अब अगर अगली बात भी अगर हम करें रिटेल की तो वहां पर भी जो है कहानी कोई ज्यादा अच्छी है नहीं। वहां पर भी नंबर्स जो है वो खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। जब पहले तो ये रिटेल आवेदन वाले जो आईपीओज है, यहाँ पर भारत कोकिंग कोल, LG और मीशो में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस तो हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो आईपीओज का जो बाजार था वो भी कोई ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देने वाला बाजार नहीं था, क्योंकि दिलचस्पी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। जो रिटेल की जो मांग थी वो 57% ज़्यादा थी। FY25 जो फंड रेजिंग हुई थी उससे 57% ज़्यादा थी, लेकिन FY25 में ये 100% ज़्यादा थी। तो वहाँ पर भी नंबर्स जो है वो घटकर आए हैं और एप्लीकेशंस जो थे एवरेज वो भी आधे हो चुके हैं। FY25 में ये 36 गुना था, इससे कम होकर ये 18 गुना हो गया है। तो ये रिटेल की कहानी आपको दिखा रहा है, क्योंकि औसत लिस्टिंग गेन भी जो था वो जो लिस्टिंग के लिए प्ले करते थे FY26 में ये सिर्फ 8% की औसत लिस्टिंग गेन मिली है, जबकि FY25 में ये आंकड़ा 30% का था। और अगर हम बात करें किस तरह से फ्रेश इश्यूज को यूटिलाइज किया गया था तो विस्तार केपेक्स के लिए सबसे ज्यादा, फिर कर्ज भुगतान के लिए, वर्किंग कैपिटल और बाकी सारे अन्य चीजों के लिए। और आखिरी में जो बड़ा डेटा पॉइंट है ये दूसरा सबसे बड़ा डेटा पॉइंट कि 108 आईपीओज आए थे FY26 में, उसमें से सिर्फ 37 अभी ऐसे बचे हैं जो इश्यू प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो FY26 में भी सिर्फ आईपीओज 31% आईपीओज जो है अभी भी 10% से ज्यादा के रिटर्न्स है। FY25 में ये आंकड़ा 70% के ऊपर था। तो ये आईपीओज की कहानी रही है। कोई नंबर्स भले ही आपको बड़े लगे लेकिन रिटर्न्स जो है वो निराशाजनक ही रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन की, जो मार्च में 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। फरवरी में सुस्ती के बाद मार्च जीएसटी कलेक्शन में करीब 8.8% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जीएसटी कलेक्शन 8.8% बढ़कर एक बार फिर 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 8.3% बढ़कर 22.2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। साथ ही घरेलू जीएसटी रिफंड की बात करें तो इसमें भी 32.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो आज यानी 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे। इसमें सड़क और रेल यात्रा से लेकर इनकम टैक्स कानून तक शामिल है। तो कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से, आइए आपको बताते हैं।
बिल्कुल नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत के साथ बड़े बदलाव भी लागू हो रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगी इन बड़े बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं फास्टैग एनुअल पास की। अगर आपका टोल प्लाजा से अक्सर वास्ता पड़ता है तो इसके लिए जो एनुअल पास की अभी कीमत थी वो 3,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिया गया है और आज से ये लागू भी हो गया है। फास्टैग के बाद बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे में टिकट कैंसिलेशन को लेकर एक नया नियम लागू हो रहा है जिसमें खास तौर पर अलग अलग विंडो के हिसाब से ही अब आपकी कंफर्म टिकट पर कैंसिलेशन रिडक्शन किया जाएगा। 72 घंटे से पहले अगर आप करते हैं तो इस स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड रेलवे की तरफ से हासिल कर पाएंगे। वहीं 24 से 72 घंटे की जो विंडो होती है इस पर अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो 25% रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी और वहीं 8 से 24 घंटे की बात करें तो आधा जो किराया है वो काट लिया जाएगा, सिर्फ 50% ही आपको रिफंड किया जाएगा। लेकिन इन नियमों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर आप ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले अपनी टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी रिफंड हासिल नहीं होगा। तो ये बड़ा बदलाव रेल यात्रियों के लिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं लेबर लॉज की। लेबर कोड की बात करें तो 4 नए श्रम कानून आज से लागू हो रहे हैं। कुल वेतन का कम से कम 50% बेसिक पे कैटेगरी में लाया जाएगा। अब इसका कितना असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा तो ये भी जान लीजिए। इस बदलाव के बाद आपका जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी है इसमें कंट्रीब्यूशन जाहिर तौर पर बढ़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम टेक होम सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी की बात करें तो ये जाहिर तौर पर कम होने वाली है। लास्ट में जान लेते हैं नए आयकर कानून के बारे में जो आज से लागू हो गया है। 1961 से जो कानून लागू किया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट जो नया है वो लागू हो गया है। इसके तहत क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं तो अब आपको बताती हूँ कि जो असेसमेंट ईयर है उसको सिर्फ मर्ज करके एक ही किया गया है। यानी कि अभी क्या होता था कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही टैक्स ईयर होगा जो कि अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होगा। साथ ही साथ अगर हम ITR फाइलिंग की बात करें तो इसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। खासतौर पर अगर हम गैर ऑडिट टैक्स पेयर्स की बात करें तो इनके लिए जो रिटर्न की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। ITR 3 और ITR 4 की जो तारीख है वो 31 जुलाई की जगह अब 31 अगस्त होगी। तो ये बड़े बदलाव हैं जो लागू हो रहे हैं अप्रैल के महीने से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेल की कीमतों को लेकर अनिश्चितता के बीच अब लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। मार्च 2026 में EV बिक्री के आंकड़ों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक कारों दोनों की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। आंकड़े क्या बताते हैं जानते हैं रोहन सिंह से। जी, आंकड़े साफ कहते हैं कि मार्च के महीने में लोगों ने जम के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। अगर 2 व्हीलर की बात करें तो इस महीने 1.78 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बेचे गए हैं जो अब तक का ऑल टाइम हाई है। अगर इससे एक महीने पहले से कंपेयर करें तो 1.12 लाख यूनिट्स बेची थी, जिसके मुकाबले मार्च में 59% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं उससे एक साल पहले से अगर हम कंपेरिजन करें मार्च 2025 से तो भी 1,31,000 यूनिट्स बेची गई थी, जिसके मुकाबले ये 36% ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का जो ओवरऑल पेनिट्रेशन है कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल में, तो ये बढ़कर 9.79% हो गया है। यानी कि अब हर 10 में से एक जो 2 व्हीलर बिक रहा है वो इलेक्ट्रिक है। इसी तरह का फिगर आपको 4 व्हीलर सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा। मार्च 2026 में इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन में लगभग 49% इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये बढ़कर 19,711 यूनिट्स पहुंच गया है। साथ ही अगर पूरे साल की बात करें FY26 की, तो EV कारों की जो बिक्री है वो 1.97 लाख यूनिट के करीब पहुंची है। साथ ही अगर आप FY25 से कंपेयर तो 1.08 लाख यूनिट ये था, तो इसके मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और साथ ही पेनिट्रेशन देखें जो 2.6% था, इससे ये बढ़कर 4.2% हो गया है। चलिए बढ़ते आगे। और हमने आपको खबर दिखाई थी कि सरकार मैसेंजर ऐप्स के लिए सिम कार्ड जरूरी करने जा रही है, लेकिन अभी आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेंजर बिना सिम के चलता रहेगा और अपने आप लॉग आउट नहीं होगा। तकनीकी कारणों के चलते दूरसंचार विभाग ने सिम बाइंडिंग की गाइडलाइंस को 31 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। तो क्यों लिया गया ये फैसला, बता रहे हैं असीम मंजंदा।
व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेंजर के साथ फ्रॉड हो रहे थे। इनको रोकने के लिए सरकार ने सिम बाइंडिंग की गाइडलाइंस इशू की थी। इसका ये मतलब था कि अगर आप अपने फोन से सिम कार्ड निकाल देते हैं तो आपके फोन पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं चलेगा। दूसरी एक गाइडलाइन थी कि अगर आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर उसका वेब वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपनी को ऐप को आपको हर 6 घंटे के बाद लॉग आउट कर देगा और आपको दोबारा से उसके अंदर लॉग इन करना होगा। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एप्पल ने इसको लेकर के कई सारे ऑब्जेक्शन सरकार के पास दर्ज कराए थे। इसके बाद इस गाइडलाइंस को 31 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। तो हमें बताया जा रहा है कि इसके मुताबिक कंपनी अपने जो एप्स हैं उनको अपग्रेड करेंगी, टेक्नोलॉजी उसमें आगे अपडेट करेंगी, बहुत सारे वर्जन है उनको अपग्रेड करेंगी, तो इसमें काफी वक्त लगेगा। तो इन गाइडलाइंस को फिलहाल 31 दिसंबर के लिए टाल दिया गया है। दूसरा, अब जो वेब वर्जन है वो आपको 6 घंटे के अंदर लॉग आउट नहीं करेगा। अगर सरकार को लगेगा कि उसके अंदर किसी तरह का रिस्क है तो उसके बाद ही सरकार निर्देश देगी और उसके बाद ही आपको लॉग आउट किया जाएगा। तो आप पहले की तरह वेब वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी जेन्युइन यूजर्स हैं उनके लिए एक बड़ी राहत है, जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए भी एक बड़ी राहत है। फिलहाल इन गाइडलाइंस को 9 महीने के लिए टाल दिया गया है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। अब की बार भीषण गर्मी से राहत मिलने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। इन 3 महीनों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने का भी अनुमान है। तो मौसम के मिजाज पर IMD के वैज्ञानिक से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर्स आने वाले 3 महीनों के लिए, हमारा अनुमान यही है स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य रहेंगे, जो सामान्य से कम रहने का अनुमान है। और इसके अलावा ईस्ट और एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया, स्पेसिफिकली जो ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे हमारा अनुमान है वो टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने का। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, अभी भी हमारा यही अनुमान है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिसका प्रभाव 3-4 को रहेगा। 3-4 रहने के कारण उसका क्या है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हिल स्टॉर्म रहेगा। उसके साथ हिमालय में भी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर कि हम गर्मी आती है इस वक्त, इस मई और जून में देख सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर जैसे हमने बताया, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ईस्ट इंडिया में रहेगा। ज़्यादातर जो भी पूरा स्टेट्स हैं, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इवन आंध्रा, इन राज्यों में ज़्यादातर टेम्परेचर ज़्यादा रहने का। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सरकार सोशल मीडिया के नए नियम ला रही है। अब सरकार के कहने पर कंपनियों को पोस्ट हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या है इन नियमों के पीछे मकसद, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा। शाम 5:57 पर सोशल मीडिया सुधार कंट्रोल करेगी सरकार। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।